नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पार्लियामेंट के लास्ट यूनिट, इस वीडियो के बाद आपका संसद का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर करेंगे एक साथ। वो मैक्सिमम 2 क्लासेस में उसे मैं ख़त्म कर दूंगा। पढ़ाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद या उससे एक वीडियो के बाद मैं आपका दूसरा पॉलिटी का टेस्ट लूँगा। पहले टेस्ट में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव दिखाया था, उस उम्मीद करता हूँ कि वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कोशिश करिए कि इस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों। आप लोगों की संख्या 3000 है और मैं तो अकेला हूँ। खैर, अब अकेला नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप लोग साथ हैं। एट प्रेजेंट हम लोग करीब 3200 समथिंग 3200 समथिंग हैं। अगर आप सब लोग इनिशिएटिव लें और अपने एफबी पेजेस पे एटलीस्ट इस चैनल को शेयर करें या इन वीडियोस को शेयर करें, कहीं और जगह शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग एक जगह भी शेयर करें तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ जाएंगे इस प्लेटफॉर्म से। देखिए, ये मेरा कोई मार्केटिंग प्रोपेगेंडा नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों को लग जाता है कि ये मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है, यूट्यूब से है, लोग कमा रहे हैं। असलियत में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं है जैसा आपको लगता होगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, बिकॉज यूट्यूब से नो डाउट लोग अर्निंग करते हैं, ठीक है, इंसेंटिव मिलता है, लेकिन वो जो टाइम डिवोट होता है और जो आप तक हम पहुँचते हैं या मैं पहुँचता हूँ वो उसके मुकाबले में बहुत कम होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अब तक मैं जितने दिनों से आपके साथ हूँगा, मुश्किल से अगर किसी प्राइमरी के बच्चे को आप ट्यूशन पढ़ाएंगे ना तो भी उससे ज़्यादा महीने में कमा लेंगे। इतना रेवेन्यू मिलता है। तो रेवेन्यू में बता दूं, रेवेन्यू प्राइमरी चीज़ नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों ने ये भ्रम पाल रखा है कि शायद ये बहुत कमाई करते होंगे तो ये तो लेक्चर हमको इसलिए दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले बता दूँ आपको। खैर, दूसरी बात, इस टेस्ट में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो आपको अपना को इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, इस चैनल पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब होंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज हर कोई एक अच्छे रिज़ल्ट के लिए ही कुछ काम करता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे जुड़ेंगे तो मुझे खुशी होगी कि हाँ, मैंने जो काम किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहा है। और ये संतुष्टि के लिए मेरा ज़्यादा होगा, बशर्ते कि पैसे ज़्यादा मिले। आप मेरी बात शायद समझ रहे होंगे, मैं बहुत स्ट्रेट बात करता हूँ, बहुत क्लियर कट। बनावटी बातें करना बिल्कुल मेरे स्वभाव में नहीं है, ठीक है। आपको बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इस तरह बिहेव करेंगे जैसे लगेगा कि पता नहीं वो कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। मेरा लालच सिर्फ ये है कि मेरी प्रिपरेशन को एक धार मिल जाए। और वाकई में आप लोगों के साथ टच में रहने से मुझे अपनी प्रिपरेशन में जो कुछ समस्याएं थी उसमें कुछ सुधार हुआ है, ठीक है। तो जो अपील मैंने करनी थी वो आपसे मैंने कर दी है। अब चैप्टर की ओर चलते हैं। पार्लियामेंट का लास्ट टॉपिक है कि कानून कैसे बनता है। हम सब शुरू से पढ़ते हैं, कानून संसद बनाती है, संसद कानून बनाती है, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, राष्ट्रपति फिर साइन कर देते हैं, कानून बन जाता है। या राज्यसभा में पेश होता है, लोकसभा में पास होता है, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, कानून बन जाता है। अब इस दौरान प्रक्रिया क्या है, क्या वो प्रक्रिया है जो कानून को अंतिम रूप में पहुँचाती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ कानून बनने से पहले की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है वो देखेंगे। संसद में सबसे पहले कानून बनने के लिए क्या आता है? विधेयक आता है। विधेयक मतलब बिल, कोई भी कागज, कोई भी पुलिंदा जो लास्ट में राष्ट्रपति से अगर पास हो जाता है तो कानून कहलाता है। इस विधेयक में क्या होते हैं, जो जिस चीज़ पे कानून बनाना है उससे संबंधित सारे उसमें विवरण होते हैं। सब कुछ विवरण होता है कि कैसा वो कानून बनेगा। देखिए, पहले तो इसको मुख्य रूप से 2 भागों में, इस विधेयक को 2 भागों में देख सकते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। कौन सा विधेयक? सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक कौन होता है? वह विधेयक जो सरकार की ओर से पेश हुआ हो, मतलब वह विधेयक जो सत्ता पक्ष ने पेश किया हो, चाहे मंत्री मिनिस्टर्स ने पेश किया हो या सत्ता के सदस्य के लोगों ने पेश किया हो। अभी पता है रात के 2 बज रहे हैं तो ये कुत्ते भी परेशान कर रहे हैं, तो प्लीज़ अभी देखिए कितनी ज़्यादा आवाज़ हो रही है। कुछ चीज़ें हमारे हाथों में होती नहीं है, तो खैर कोई बात नहीं। हम कहाँ पे थे? कुत्ते भी शांत हो जाएंगे। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक।
सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जो सरकार के सत्ता पक्ष की ओर से पेश किया जाता है, और गैर सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जो विपक्ष की ओर से, है ना, विपक्ष की ओर से पेश किया जाता है। तो ये आप लोग क्लियर समझ गए कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। अब चाहे गैर सरकारी हो चाहे सरकारी हो, इन विधेयकों को मुख्य रूप से 2-3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले होता है साधारण विधेयक, सिंपल बिल, एक फिर होता है धन विधेयक, और एक होता है वित्त विधेयक। ये तीनों आप लोगों ने सुने होंगे बार बार। इसमें मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। साधारण विधेयक क्या होता है? साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। इसके लिए राष्ट्रपति की पहले अनुमति की जरूरत नहीं होती है, राष्ट्रपति की पहले अनुमति की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई बिल, देखिए साधारण बिल सिंपल होता है ना, कोई मतलब जनरल बिल होता है, वो चाहे तो लोकसभा में पेश कर दो चाहे राज्यसभा में पेश कर दो, दोनों सदनों में किसी में भी इसको पेश किया जा सकता है। उसके बाद जब ये दोनों सदनों से पास होता है तो उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं। और अगर इसमें मतभेद हो जाए, मतलब 6 महीने से ज़्यादा का समय लग जाए इसको पास होने में 6 महीने से ज़्यादा का समय लग जाए, तो इसके लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। क्या कर सकता है? संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। मैंने आपको पहले ही बताया था 108 के तहत अधिवेशन बुलाया जा सकता है और फिर ये बिल पास हो सकता है। लेकिन कब? जब कम से कम 6 महीने से मामला फंसा हुआ हो। ठीक हो गया? सिंपल बिल है, क्लियर हो गया। अब आते हैं धन विधेयक। क्या आता है? धन विधेयक, मनी बिल। क्या आता है? मनी बिल। ये वह बिल होते हैं जिसमें वित्तीय चीज़ों की बात की होती है। खास तौर से ये साधारण विधेयक से अलग होते हैं, इन्हें बहुत इम्यूनिटी प्राप्त होती है। बजट एक धन विधेयक का एग्जाम्पल है। बजट क्या है? एक धन विधेयक का एग्जाम्पल है। अनुच्छेद 9 में धन विधेयक के बारे में जिक्र है और अनुच्छेद 10 में वो सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसके ऊपर मनी बिल बनाया जा सकता है, जिस चीज़ पे धन विधेयक लाया जा सकता है। बजट भी उनमें से एक है। बजट 112 में आता है। देखिए अब यह क्या क्वालिटी है? बजट धन विधेयक में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। धन विधेयक पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है? सदन में पेश होने से पहले ही राष्ट्रपति मुहर लगा देते हैं। इसका मतलब सदन में पेश हो गया तो राष्ट्रपति के हाथ कट गए पहले ही। ठीक है, तो लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में पेश नहीं होगा। लोकसभा में पेश होगा और लोकसभा ने अगर उसको पास कर दिया तो राज्यसभा को पास करना ही करना है। अगर पास नहीं करेंगे 14 दिन के अंदर तो वो पास माना जाएगा, या वो लौटाते भी हैं कि नहीं जी इसमें कुछ सुधार करो, तो लोकसभा चाहे तो सुधार को माने या ना माने, वैसे भी भेज देगी तो राज्यसभा को पास करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, तो लोकसभा का क्लियर हो गया आपको? लोकसभा के पास कितनी इम्यूनिटी है? अब कोई बिल धन विधेयक है या साधारण विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसका प्रमाण पत्र कौन देता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसके ऊपर से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। लोकसभा का अध्यक्ष बोलता है कि ये धन विधेयक है कि नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मिलता है, लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा के हाथ इसमें कटे हुए हैं, राज्यसभा को 14 दिन में पास करना ही करना है, पास नहीं किया तो ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा, और जैसे ही राज्यसभा से पास हुआ वो सीधे कानून बन जाएगा। समझ रहे बात को आप? इसी तरह वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक धन विधेयक की तरह होता है। देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। मतलब ये कि विस्तृत बॉडी है, ये विस्तृत स्वरूप है। जो वित्त विधेयक है वो बड़ा स्वरूप है। वित्त विधेयक के अंडर में धन विधेयक आता है। मतलब क्या? सारे फाइनेंस, जो सारे मनी बिल हैं वो फाइनेंस बिल होंगे, लेकिन सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होंगे। मतलब क्या? धन विधेयक वित्त विधेयक के अंडर में आता है। वित्त विधेयक ऊंचा है, ठीक है ना, उसके और भी क्षेत्र हैं और धन विधेयक उसमें से एक है। अनुच्छेद 117 में इसका जिक्र है। किसका? वित्त विधेयक का। किसका? वित्त विधेयक का। इसमें फाइनेंस संबंधी मामले होते हैं, है ना, फाइनेंशियल मामले होते हैं। जैसे भी आरबीआई का पुनर्गठन हुआ था ना, ये मौद्रिक नीति के लिए पहले सिर्फ गवर्नर साहब मौद्रिक नीति निर्धारित करते थे, अब कौन निर्धारित करता है? पूरा 6 लोगों का एक समूह निर्धारित करता है ना। तो ये आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत शोर आ रहा है, क्या करूँगा। फाइनेंस बिल में फाइनेंस से संबंधित सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि मनी बिल भी उसका एक हिस्सा बन जाता है। मैंने बता दिया सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अगला बजट के बाद रखे जाते हैं, है ना। किसके बाद रखे जाते हैं? ज़्यादातर ये बजट के बाद रखे जाते हैं। पूरे 1 साल के ना के हिसाब से रखे जाते हैं, एक वित्त वर्ष के हिसाब से इसको रखा जाता है।
इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। देखिए ये सिर्फ लोकसभा में पेश होता है ये भी, ठीक है, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा में पेश होता है और लोकसभा का अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि ये वित्त विधेयक है कि नहीं है। बस ये दो चीज़ें अलग हैं, बाकी सारी इसकी क्वालिटी साधारण विधेयक की तरह है। मतलब क्या, लोकसभा में पेश होगा और लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि ये वित्त विधेयक है। इसके बाद इसको लोकसभा से भी पास होना जरूरी है, राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है। वहाँ से पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर पास नहीं होता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। क्लियर हो गया, डन हो गया। अब ये हो गया क्लियर, धन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक। एक और विधेयक होता है संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किस प्रकार से होते हैं, तो हमारे संविधान की 20वीं अनुसूची में, हमारे संविधान के 20वीं अनुसूची में अनुच्छेद 368 है ना, आर्टिकल 368, जिसके अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान संशोधन विधेयक ये संसद में पेश किए जाते हैं और ये भी साधारण विधेयक की तरह कार्य करते हैं। मतलब कि लोकसभा राज्यसभा कहीं भी पेश किए जा सकते हैं। दोनों जगहों से सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से पास होना उसको आवश्यक है। विशिष्ट बहुमत जिसको बोलते हैं, सदन की कुल संख्या का 2/3 और जितने लोग प्रेजेंट हैं उनका 2/3 विशिष्ट बहुमत कहलाता है। दोनों सदनों से विशिष्ट बहुमत से जब ये पास होता है तो राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाता है, तब जाके यह संविधान संशोधन वाला विधेयक पास माना जाता है। समझ गए आप। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के विधेयक थे जो कानून बनाने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं को फॉलो करते हैं। समझ गए। आगे चलते हैं कि अब ये विधेयक जो आते हैं, चाहे कोई सा भी आए, ये प्रक्रिया फॉलो करते हैं। ठीक है, विधेयक से कानून बनने की प्रक्रिया 3 डिबेट होती है, एक प्रकार से 3 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज क्या होती है? 3 वाचन। प्रथम वाचन में क्या होता है? विधेयक को पेश करने की अनुमति मांगी जाती है। ठीक है, अगर किसी गैर सरकारी सदस्य ने विधेयक पेश किया है तो उसे 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा। मतलब विपक्ष के किसी व्यक्ति ने इसको पेश किया है तो उसे 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा। अगर सरकार की ओर से है तो कोई बिना नोटिस के विधेयक आ जाएगा। तो ठीक है, सदन से आज्ञा ली जाएगी कि इस विधेयक को पेश किया जाए, और अगर सदन से आज्ञा मिल जाती है तो उसको गजट में प्रकाशित कर दिया जाएगा। उसे गजट में प्रकाशित क्या कर दिया जाएगा? जो गजट होता है ऑफिशियल, उसमें प्रकाशित कर दिया जाएगा। अगर उसमें प्रकाशित हो गया तो इसका पहला चरण कंप्लीट माना जाएगा। कभी कभी लोकसभा का अध्यक्ष पहले भी अनुमति दे देता है सदन में गजट में प्रकाशित करने की, तो समझ लीजिए ऑटोमेटिक इसका पहला चरण पूरा हो गया। पहला चरण सीधे सीधे मतलब है विधेयक जब पेश होता है, जब टेबल होता है, ठीक है, किसी भी हाउस में। इसके बाद दूसरा चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में क्या हो गया? आपका विधेयक लिस्ट हो गया है, गजट में लिस्ट हो गया है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो प्रवर समिति को, सिलेक्ट कमेटी को जाता है ना, प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को जाता है। ज़्यादातर जो सरकारी विधेयक होते हैं वो नहीं जाते हैं, गैर सरकारी विधेयकों को जाता है, क्यों? उसमें काट छांट करना होता है। तो प्रवर समिति जाके, प्रवर समिति के पास मान लीजिए चला गया तो क्या होगा? वो उस पर काट छांट करेगी। उसे लगेगा कि कुछ संशोधन करना चाहिए तो वो उन पर संशोधन करेगी। ठीक है, और संशोधन के बाद उसे वो सदन में दोबारा भेजेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए प्रवर समिति के पास नहीं गया तो क्या होगा? सीधे सदस्यों के द्वारा उस पर विचार विमर्श होगा। अगर प्रवर समिति की जरूरत नहीं पड़ी तो सीधे विचार विमर्श के लिए टेबल हो जाएगा और फिर सीधे वो तीसरे वाचन में पहुंच जाएगा। तीसरे वाचन में क्या होगी? बहस होगी और फिर उसको बहुमत से पास कर दिया जाएगा। अब बहुमत कैसा होगा? अगर साधारण विधेयक है तो साधारण बहुमत से काम हो जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो उस पर विशिष्ट बहुमत लग जाएगा, है ना। जिस बिल के लिए जो बहुमत की प्रक्रिया है वो बहुमत अपना के उसके बाद ही बहुमत से पास माना जाएगा। तो इसका मतलब एक सदन से वो पास हो गया, जिस सदन में आया था उस सदन में पास हो गया। अब सेम प्रक्रिया जाएगी दूसरे सदन में। अब अगर लोकसभा में काम हुआ है तो अब जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में भी सारा प्रोसेस होगा फिर राज्यसभा से पास माना जाएगा। उसके बाद जाएगा विधेयक अंत में राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जब उसे मोहर लगाएगा तो उसके बाद जाके आपका ये विधेयक कानून बन जाएगा। क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं है। पहले में पेश होता है, दूसरे में अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्रवर समिति उस पर काट छांट करती है, और तीसरे में उसके बहस के बाद पास हो जाता है। और फिर चौथी स्टेज क्या है? फिर दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी वही प्रक्रिया होती है तीनों वाली।
और फिर लास्ट में राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। तो ये आपका कानून बनने की प्रक्रिया हो गई है, ठीक है। अब इसमें केस आ गया। मान लीजिए कि आपका ये प्रक्रिया, कोई कानून सदन में था, कोई विधेयक सदन में था, तभी सरकार गिर गई, तभी क्या होगी, सरकार का विघटन हो गया, लोकसभा का विघटन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, तो देखिए विघटन होने के बाद के समय क्या होता है, अगर जो जितने विधेयक लोकसभा में हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, लोकसभा में बहस के लिए वो सारे खत्म हो जाएंगे, या लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, समझ गए। लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गए हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी, उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ, राज्यसभा में बहस हो रही है और अभी लोकसभा में नहीं गया है, कोई विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ और राज्यसभा में भी डिस्कशन है, तो वह नई सरकार आने पर लोकसभा में जा सकता है, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए दोनों सदनों से विधेयक पास हो चुका था और राष्ट्रपति के पास चला गया है, कहाँ चला गया, राष्ट्रपति के पास, तो जब नई लोकसभा बनेगी तो राष्ट्रपति को सलाह दे सकती सरकार किस पे क्या करना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति उसको पास भी कर सकता है या उसको मना भी कर सकता है अपनी कैबिनेट के कहने पे, ठीक है। ये कंडीशन तब अराइज होती हैं जब बीच में सरकार का विघटन हो जाता है और बिल कानून बनने की प्रक्रिया के बीच में ही रहता है, समझ गया। इस प्रकार ये हमारे कानून के निर्माण होते हैं। आपको कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद कुछ रूल कर लेते हैं। लोकसभा में कुछ रूल भी हैं, नियम भी हैं, जिसके अंतर्गत नियम 377 एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। नियम 377 के अंतर्गत जनहित के मुद्दों पे तुरंत बहस होती है, ठीक है। जनहित के मुद्दों पे तुरंत बहस कराई जाती है, इसके लिए सभी काम को रोक दिया जाता है, ठीक है। ये जनरल सी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नियम 377, दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नियम 184। नियम 184 कहता है कि किसी भी मुद्दे, जनहित के मुद्दे पर तुरंत बहस होती है और उस बहस के बाद उस पर वोटिंग होती है। क्या होती है, वोटिंग होती है। तो किस नियम के तहत बहस के बाद वोटिंग होती है, रूल 184 पे, ठीक है। जो सत्ता पक्ष होता है वो इससे बचने की कोशिश करता है कि रूल 184 के तहत बहस ना हो। एक होता है रूल 193, रूल 193, इसके तहत बहस होती है, लेकिन इसमें अंत में वोटिंग नहीं होती है। इसमें सिर्फ अपने अपने विचार रखे जाते हैं, इस पर वोटिंग नहीं होती है। 184 में वोटिंग होती है। देखिए अनुच्छेद 118 में डिस्कस किया गया है कि संविधान ने अधिकार दिया है कि सदन अपने लिए नियम बना सकते हैं सदन की कार्रवाई चलाने के लिए। तो ये 2-3 कुछ नियम हैं। इसी प्रकार से 383 भी है ना। ये लगभग इसमें ये 184 और 193 की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इसमें वोटिंग होती है, इसमें वोटिंग नहीं होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद कुछ टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, जैसे कि कोरम। कोरम मतलब मिनिमम लोग जो कि सभा चलाने के लिए जरूरी हैं। उसके बाद आता है गिलेटिन। क्या आता है, गिलेटिन। गिलेटिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, एक कार्य मंत्रणा समिति होती है, कार्य मंत्रणा समिति होती है जो कि निर्धारित करती है कि किसी भी विधेयक को कितने समय में पास हो जाना चाहिए। ये बजट वजट के बारे में भी डिस्कशन करती है। तो मान लीजिए हर विधायी प्रक्रिया को पास करने का एक नियत समय निर्धारित किया था कि ये विधेयक कितने समय में पास हो जाना चाहिए या इस पर बहस हो जानी चाहिए, इस पर कोई भी संशोधन हो जाना चाहिए। अगर वो समय बीत जाए तो फिर उन सारे उस विधेयक को बिना चर्चा के ही मतदान के लिए टेबल कर देता है। मतलब बिना चर्चा के ही जब किसी विधेयक को मतदान के लिए, मतलब पास होने के लिए रख दिया जाए तो वो उस प्रक्रिया को गिलेटिन कहते हैं, ठीक है। जब समय न मिलने के कारण बिना चर्चा के ही प्रस्ताव को पास होने के लिए रख दिया जाए तो वो गिलेटिन कहलाता है। समझ गया। इस प्रकार से आपका पार्लियामेंट ओवर हो गया। कोई चीज़ अगर आपको मैं छूट रही होगी मेरी, मुझे आप रिमाइंड करा देना, मैं अगली वीडियो में उसको बता दूंगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में आप स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के लिए रेडी रहिए और जल्दी ही टेस्ट के लिए रेडी रहिए। थैंक यू सो मच।